बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और इसमें हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को देख रहे थे। पिछली दफ़ा हमने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया था और उसमें हम बेसिकली हाफ एडर्स, फुल एडर्स और इस तरह की चीज़ें हम देख रहे थे और कैरी लुक अहेड एडर को पिछली दफ़ा हमने देखा था। आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कहते हैं, बेसिकली ये एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कंपेयर करता है दो नंबर्स को, फॉर एग्जांपल ए और बी और हमें बताता है कि ए और बी जो हैं वो आपस में या तो ए या तो बी से बड़ा है, ए या बी की इक्वल है या ए बी से छोटा है। तो ये चीज़ हमें इसमें मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बताता है। अच्छा जी, अब हम इसका प्रोसीजर ये होता है कि हम दो ए और बी जो 4 बिट के क्या कहते हैं नंबर हैं ये हम ले लेते हैं और फिर इनको कोएफिशिएंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर हम पहले भी दे चुके हैं कि A3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी और A0 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। इसी तरीके से B, ये थोड़ा सा कटा हुआ नज़र आ रहा है शायद आपको, तो B3 से लेकर B0 तक आपके पास क्या होगा, असेंडिंग है डिसेंडिंग ऑर्डर की सूरत में हमारे पास होगा। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से नंबर को कंपेयर किया जाता है। जब दो नंबर हम लेते हैं तो हम बिट बाय बिट जाते हैं, ठीक है। A0 को B0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फिर उससे मोस्ट सिग्निफिकेंट, फिर मतलब सिग्निफिकेंट, फिर सिग्निफिकेंट बिट, फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हम दो नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने दो नंबर लिख लेता हूँ, ठीक। अगर मैं कोई से दो नंबर लूँ 4 बिट के, एक नंबर ये हो गया, तो मैं क्या करता हूं कि इसकी बिट बाय बिट इसको देखता हूं कि क्या ये आपस में इक्वल हैं। अगर सारे इक्वल हो गए तो उसका मतलब है दोनों नंबर इक्वल हैं। कोई भी नंबर कोई भी बिट अगर डिफरेंट हो गई तो उसका मतलब है ये इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। अब जब ये चीज पता चल जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि आया कौन सा वाला बड़ा नंबर है इसमें। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये एक लॉजिकल ऑपरेशन है जो हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद देता है। when the numbers are binary digits, when the numbers are binary, the digits are either 1 और 0 के फॉर्म में होंगे, ये हमें पता है। और equation relation of the bits can be expressed logically with the equivalence of the function। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो इसकी क्या कहते हैं इक्वेशन बनाई गई है, इसको अगर हम गौर से देख लें, बेसिकली ये इक्वेशन बिट बाय बिट कंपैरिजन बता रही है, ठीक। बिट बाय बिट कैसे कंपैरिजन बताएगी, आई की वैल्यू को 0 से लेकर 4 बिट की है तो 3 बिट तक हम जाएंगे, फिर एक एक बिट को एंड करेंगे, ठीक, और इसके बाद और करेंगे, ठीक। अगर दोनों बराबर आते हैं, ठीक है ना, इसमें बेसिकली बहुत आसान सी टेक्निक इन्होंने अपनाई है। वो ये कर रहे हैं कि दो बिट्स को लेके उसका क्या कर रहे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट भी ले रहे हैं, फिर उसको और कर रहे हैं। अगर तो दोनों बराबर होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर दोनों बराबर होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस सूरत में तो खैर ये बराबर है ही नहीं, लेकिन अगर दोनों बराबर होती हैं, फॉर एग्जांपल एक भी 1 है दूसरी भी 1 है, तो ये इस दोनों को एंड कर देगा 1 and 1, ठीक। और इसी तरीके से इसी 1 का जो है वो क्या ले लेगा, इसी 1 का कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, तो वो 0 and 0 हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन का जवाब 1 आ जाएगा। x0 फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल को नहीं लेते, वैसे मैंने ले लिया, तो इस केस में तो ये आपस में इक्वल ही नहीं होंगे, बाकी ये तीनों इक्वल होंगे। वैसे जर्नलाइज एक केस मैंने ले लिया है, तो ये देखें इसका जवाब 0 आएगा, इसका जवाब 1 आएगा। लेकिन दोनों क्योंकि और हो रहे हैं
तो x0 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से अगर मेरे पास दोनों बिट्स अगर जीरोस हैं, तो दोनों बिट्स अगर ज़ीरो हैं तो उस केस में क्या होगा मेरे पास, उस केस में यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये 0 एंड 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये एंड तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इस तरफ इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये 1 एंड 1 हो जाएगा, 1 एंड 1, और दोनों क्योंकि आपस में और हो रहे हैं इस वजह से इसका जवाब भी 1 आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास सारे xi's मतलब x0, x1, x2 और x3 तक निकल आएंगे। अगर इन x में से एक भी अगर 0 आती है तो इसका ये मतलब है कि दोनों नंबर आपस में क्या हैं, दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है। सो अब इसमें लेस देन और इक्वल टू को देखने की ज़रूरत है। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, इसमें लेस देन और इक्वल टू को देखेंगे। सो अगर सारे नंबर आपस में इक्वल हैं तो सारे xi's 1 आएंगे हमारे पास। अच्छा जी, सो अब इसके बाद मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में जो अगली चीज है, फॉर द इक्वलिटी कंडीशन, इक्वल कंडीशन ऑल द xi's मस्ट बी इक्वल टू 1। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया। दिस शोज एन ऑपरेशन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। ये देखें, अच्छा सारे जो xi's हैं फिर इन सारों को हमने एंड कर दिया है, ठीक है। पीछे हमने ये कर दिया कि इसको और इसके कॉम्प्लीमेंट को आपस में और कर दिया, फिर इससे जो xi's जनरेट होंगे, ये जितने xi हैं उतने ये सर्किट्स बन जाएंगे, उतने ये एंड और गेट्स लग जाएंगे, और इन सारे xi's को फिर आखिर में हमने ऐड कर दिया। अब एंड की ये प्रॉपर्टी है कि एंड में अगर एक भी 0 हो गया तो सारा 0 हो जाएगा। सो हमें ये जो xi's हैं विद एंड, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें ये बता रहे होते हैं कि नंबर आया आपस में इक्वल है या नहीं, ठीक। सो इसको हम जो पहला पार्ट है इसको जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखें, इसको हम यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यहाँ पे ये तो खैर x1, ये देखें, ये हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया। बेसिकली यहाँ एंड आप लगा सकते हैं, इन्होंने खैर और लगा के कॉम्प्लीमेंट लगाए हुए, बात एक ही है, आप इस पे एंड भी लगा सकते हैं कर, बेसिकली ये एंड का ही ऑपरेशन रहा है। तो ये मेरे पास जो x0 से लेकर x3 तक है तो यहाँ एंड गेट लग के, अब ये देखें अगर, अच्छा ये आगे भी यूज़ हो रहे हैं ना, आगे भी यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हम, तो ये अगर ये सारे अगर 1 आते हैं तो इसका ये मतलब है, आगे फिर ये इसकी लॉजिक हम डिस्कस करेंगे। और ये खैर कॉम्प्लीमेंटेड और क्यों लगाया है ये भी चलें हम देख लेंगे आगे। तो ये अगर ये सारे 1s आते हैं तो अगला हिस्सा नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये चलेगा, ये जो नीचे ऐड हुआ है ना, ठीक है, ये जो नीचे ऐड हुआ है ये वाला हिस्सा चलेगा, और ये 1 दे देगा, ये वाले 0 दे देंगे, तो इसका मतलब है नंबर आपस में इक्वल है। सो अच्छा जी, टू डिटरमिन इफ a is greater or less than b, we inspect the relative magnitude of pairs of significant digits starting from MSB position। अच्छा, अब जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है कि हम इक्वल जो है वो इक्वल हम कहाँ से शुरू करते हैं, इक्वल हम LSB से शुरू करते हैं। LSB का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम इक्वल को देखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। आई की वैल्यू इस हिसाब से बढ़ती रहती है, जबकि हमारे पास हम जो लेस देन और इक्वल टू है, या सबसे पहले A इज ग्रेटर देन B को हम MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन से देखना शुरू करेंगे। इफ द टू डिजिट्स आर इक्वल, वो हम खैर कर चुके हैं, वी कंपेयर द नेक्स्ट लोअर। हाँ, अब ये होता है कि अब हम अगर छोटे से हम ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, और अगर वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इक्वल आ रही है हमारे पास, तो उसके बाद वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट
जो है अगर वो इक्वल है तो अब हम नीचे सिग्निफिकेंट बिट्स की तरफ आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम फॉर एग्जांपल ए और बी को कंपेयर कर रहे थे, तो A3 B3 को पहले कंपेयर किया, फिर A2 B2 को कंपेयर किया, फिर A1 B1 को कंपेयर किया, फिर A0 B0 को कंपेयर किया। और उस वक्त तक ये मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर बराबर है तो आगे फिर लेस सिग्निफिकेंट बिट, फिर लेस, फिर लेस, फिर लेस, फिर आखिरी सिग्निफिकेंट बिट तक हम जाते हैं। The comparison continues until a pair of unequal digits are reached. हम उस वक्त तक मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ आते रहते हैं जब तक कि हमारे पास अनइक्वल बिट्स नहीं आ जाते। If corresponding digits of A is 1 and that of B is 0, अगर corresponding digit A का 1 हो और B का 0 हो तो इसका ये मतलब है A B से बड़ा है, वरना A B से छोटा है, ठीक। मतलब ये कि इसकी लॉजिक को अगर हम दो नंबर्स को देख के समझें तो बहुत आराम से समझ आ जाएगी। सो इस तरीके के मैं दो नंबर्स ले लेता हूं। अब ये देखें, इस नंबर को अगर मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से देखना शुरू करूं, ठीक, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से यहां से देखना शुरू करूं इसको मैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक, आगे चले जाएगी। फिर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, आगे चले जाएगा। फिर 0 0 आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके फैसला होगा कि ये जरा देखें 1 इज इक्वल, सॉरी 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है अगर ऊपर वाला A नंबर है, नीचे वाला B है, तो इसका मतलब है A इज ग्रेटर देन B। अच्छा, अगर ये उल्टा होता, ऊपर 0 होता नीचे 1 होता, तो फिर A इज लेस देन B। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट तक जाते हुए हमने एक एक बिट को देखना होता है और उसके हिसाब से अपना मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करना होता है। अच्छा जी, अब हम इसमें इसकी वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसकी इक्वेशन को बनाया है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाते हुए हम बिट बाय बिट कैसे कंपैरिजन को करेंगे। बेसिकली हमने ये किया है इसमें कि क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इन दोनों का एंड ले लेते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का और इसका एंड ले लेते हैं, ठीक। अगर तो दोनों इक्वल हैं, इसको हम दो नंबर्स को लेकर देखें तो बड़े आराम से बात समझ आ जाएगी। सो मैं दोबारा वही दो नंबर्स ले रहा हूं। अच्छा, अब क्या होगा अब देखें जी, यहां से यहां पे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर लिख लेते हैं। अब A3 मेरे पास इसमें 1 है और B3 का कॉम्प्लीमेंट जो कि 0 हो जाएगा, ठीक। अब सबसे पहले इसके x को निकाल लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम x को अगर निकाल लें तो x तो बेसिकली 1 ही आएगा ना, हाँ ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल आपस में, तो 1 आएगा। A2 मेरे पास क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू मेरे पास 1 है और अगेन B2 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। अच्छा, ये तो यहां तक आ गए। अब ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। x3 तो मेरे पास 1 आया था, सो इसको मैं 1 लिख लूंगा। अब ये क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो फिर x2 1 आएगा, ठीक। अब A1 A1 इज बेसिकली 0 और इसका एंड 1 आ जाएगा। अब ये क्योंकि इन सारों का रिजल्ट जो है, इन सारों का रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि ये आपस में इक्वल है। अब यहां पे जाके हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। सो ये भी 1 आ रहा है, x2 भी 1 आ रहा है, क्या कहते हैं, x2 भी 1 आ रहा है,
सो x1 हमारे पास क्या चीज आएगी? सो x1 हमारे पास 0 आएगा, ठीक। और इसके बाद एंड करेंगे हम। अच्छा, इसमें ये x1 जो है ये 1 आ रहा है, मैंने गलती से 0 लिख दिया। सो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। सो इसको एक दफा फिर लिख लेते हैं। सो x3 मेरे पास 1 आएगा, पीछे मैं निकाल चुका हूँ। x2 मेरे पास 1 आएगा। x1 जो है, x1 बेसिकली यहाँ से आएगा, ठीक है ना, इन दो से आएगा। सो ये भी 1 आएगा मेरे पास। अब ये क्या आएगा? ये क्योंकि a1 तो 1 है, b का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दोनों भी 1 1 आएंगे, ठीक है ना। 0 b नॉट 0 था, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ये तो है ही 1। सो ये मेरे पास ये ट्रू हो जाएगा, बाकी ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, या फॉल्स मीन्स 0 हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब है मैंने इस बिट पे डिसाइड कर लिया कि a जो है वो b से बड़ा है, ठीक। अब इसी तरीके से अगर मैं a अगर b से छोटा है, दो और नंबर ले लेता हूं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा, और नीचे हम लिख लेते हैं 1 1 1 0, ठीक। सो ये तो खैर दूसरे पे डिसाइड हो जाएगा, मैं चाह रहा था कि उस पे डिसाइड हो जाए। चले, ये भी ठीक है, 1 0। अब इसमें क्या होगा? आप आखिरी बिट पे भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं आखिरी बिट पे इसको डिसाइड करना चाहूँ तो 1 0 1 1 कर लेते हैं, ताकि आखिरी बिट पे थोड़ा डिसाइड हो। वैसे ये दूसरी बिट पे भी डिसाइड हो सकता है, पहली बिट पे भी डिसाइड हो सकता है। आखिरी बिट पे थोड़ा सा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पूरा ज़रा सर्किट चल के आपको, इसकी लॉजिक चल के आपको समझ आए, तो इसलिए मैंने ज़रा आखिरी बिट को लिया है। ऊपर भी मैंने आखिरी बिट को इसीलिए लिया था ताकि ये पूरा सर्किट चल के आपको नजर आए। सो इसमें अब मैं यहाँ से इसको मैं अगर स्टार्ट करूँगा तो ये देखें, ये 1 और 1.0 हो जाएगा, 1 और b का कॉम्प्लीमेंट, सो दोनों बराबर हैं, सो 1.0 हो जाएगा। अच्छा जी, x3 अब क्या होगा? x3 बेशक तो दोनों बराबर हैं, तो x3 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों का एंड, फिर और दोनों के कॉम्प्लीमेंट का एंड, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ये 1 बन जाएगा। अब इसके बाद a2 0 था, तो 0 1 बन जाएगा, और 0 था तो 1 बन जाएगा। ठहरे एक मिनट, ये मैंने थोड़ा सा साइड पे लिख लिया है, इस वजह से ये अब लिखा नहीं जा रहा था। अच्छा जी, तो इधर लिख लेते हैं दोबारा। तो x3 1 हो जाएगा, x2 a2 इज बेसिकली, हाँ यस, a2 का कॉम्प्लीमेंट है तो 1 बन जाएगा। डॉट नीचे वाला 0 है, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। खैर आगे चलेंगे। अब x3 मेरे पास 1 आया था, x2 जो है वो भी 1 आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, और इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ तो ये 0 हो जाएगा, और इसका ये b वैसे का वैसे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी डिसाइड नहीं होगा। अब बात यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या होगा? x3 मेरे पास 1 था, x2 मेरे पास 1 है, अच्छा x1 भी मेरे पास 1 है, ठीक। x1 बेसिकली ये थोड़ा सा ये इसमें मिसिंग है ना, ये x1 के x को लेता है। अच्छा, अब क्या होगा? क्योंकि ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला तो ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, और ये दूसरा वाला 1 हो जाएगा। तो ये अब सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू ट्रू होगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी? जीरोज हो जाएंगी। तो अब ये दो सर्किट्स, ये दो इक्वेशंस मेरे पास डिसाइड करती हैं कि ग्रेटर देन है या लेस देन है, ठीक। तो ये दो मेरे पास डिसाइड करती हैं। अब हमारे पास
यहाँ पे पहले ग्रेटर देन को चेक करते हैं, फिर लेस देन को चेक करते हैं, फिर या सर्किट को पैरेलल, जैसे हम सर्किट की डायग्राम को देखेंगे उसी तरीके से हम उसको इसमें चेक कर लेते होते हैं। अब हमारे पास ये तो मैंने इनको वैल्यूज देके इनकी लॉजिक को आपके सामने रखा है। अब ज़रा हम इसकी सर्किट डायग्राम को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हम किस तरीके से इन वैल्यूज़ को ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ पुट हो जाती हैं और ये जैसे मैंने पहले भी बताया था x0 से लेके x3 तक हमारे पास पुट हो जाता है। अब मेरे पास ये जो पहला सर्किट है, ठीक, पहला और जो लगा है मेरे पास, ये बेसिकली ग्रेटर देन को बताता है। इसी के साथ ही पैरेलली ये ऊपर वाला लेस देन है, नीचे वाला ग्रेटर देन है, और साथ ही पैरेलल इक्वल टू बी भी बता देता है। अब इसमें इन तीनों को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास इनपुट आती है तो हमारे पास ये जो है इनकी वैल्यूज या तो 0 या 1 हो जाती हैं। अगर ये मुझे 1 दे देता है तो इसका मतलब है दोनों नंबर्स इक्वल हैं। अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो इसका मतलब है तो ए बी से बड़ा है, और अगर यहाँ पर 1 आ जाता है तो उसका मतलब है ए बी से छोटा है। तो ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर आपके पास बिट बाय बिट कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके लिए ये सारा हम हार्डवेयर इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसमें ऑप्टिमाइजेशन है, किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं वो एक अलग बहस है कि किस तरीके से इसको रिड्यूस कर सकते हैं या इसके साथ जो भी कर सकते हैं। बहरहाल तीन लॉजिकल ऑपरेशंस को हमने कंपेयर करना है। तो एक ही इसका जो लॉजिकल सर्किट होता है कंप्यूटर का, वो इसको क्या करेगा, वो इसको आपके सामने रख लेगा। ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, और इसमें अब आपके पास ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं कि अब इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं बड़े आराम से कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। सबसे पहले इक्वल टू के लिए इसको अगर मैं देखूं तो इक्वल टू के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम यहाँ पर चलेंगे, दोनों को देखते जाएंगे। जैसे ये आपस में इक्वल हैं तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये तो नॉट इक्वल टू आ जाएगा। फिर ग्रेटर देन लेस देन देखेंगे तो फिर ऊपर से नीचे देखना है इसको। तो ये बड़े आराम से ये आप इस वीडियो को पॉज करके और इन सारों को ज़रा प्रैक्टिस एक दफ़ा कर लें, इनकी वैल्यूज़ को पहले इक्वेशन में डाल लें और फिर सर्किट्स में डाल लें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये जो हमारे पास ये जो और लगा है, इन्वर्टेड और लगा है, तो बेसिकली हमारे पास ये इन्वर्टेड और जो लगा है ये एंड गेट ही है बेसिकली, क्योंकि एंड की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो इसके साथ आप जस्ट एंड गेट ही लगा सकते हैं, क्योंकि x1 2 और 3 x1 2 और 3 जब बेसिकली ये और हो रहे थे ना आपस में x1 2 और 3, तो ये इन लोगों ने इसको वैसे x1 2 और 3 के लिए कम्प्लीमेंटेड और नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कम्प्लीमेंटेड और नहीं है, इसको काट लें, ये और है, ये सिंपल और है, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन में और है। कम्प्लीमेंटेड और इसको खराब कर देगा, इस इक्वेशन को। कम्प्लीमेंटेड और ये करेगा कि इसको एंड की शक्ल बना लेगा, फिर हमारे पास मुतवक्का रिजल्ट्स नहीं आएंगे। दिस इज बेसिकली एंड गेट, दिस इज नॉट और गेट, ठीक है। हाँ, इन सब का जो है x1 2 ये फिर इधर एंड हो रहा है हमारे पास। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की टेक्निक को यूज करते हुए, इस सर्किट को यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को हम ले सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर अब इसको थोड़ा सा पॉज कर लें, इन क्वेश्चंस को अपने पास लिख लें। इस सर्किट डायग्राम को बनाना चाहते हैं तो बना लें, वरना आप इन इक्वेशन से भी इस सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं। ये इक्वेशंस भी अपने पास पॉज करके लिखने के बाद इनको ज़रा एक दफ़ा ट्राई करें और देखें कि हमारा सर्किट सही तरीके से काम करता है या नहीं करता। तो इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड कंपैरेटर देख लेते हैं। आज के लिए
आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।